हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर नंबर 7 दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं एंड देन आई विल शेयर विथ यू सम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है DT is a vast subject, hence need to be prepared strategically and in time bound manner. DT का सिलेबस एकदम वास्ट है, इसीलिए आपको इसे टाइम बाउंड मैनर में और एकदम स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है। सारे चैप्टर्स भी कवर करने हैं और हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन यूज रिविजन वीडियोज फॉर इट। मैं बनवर बोराना सर के रिवीजन वीडियोस यूज करता था। डीटी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ प्रोविजंस की भी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन वो प्रोविजन से रिलेटेड आ जाए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए और प्रोविजन की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, hence do question oriented studies, that is strive and solve maximum questions. conceptual clarity है, प्रोविजंस आपको समझे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। डीटी में आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करना है, क्योंकि डीटी एकदम वास्ट है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने आते हैं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करके मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपको सबसे ज्यादा करना है। प्रोविजंस पढ़ने में ज्यादा टाइम मत डालना, क्योंकि ज्यादा प्रोविजन जितना इन डेप्थ जाओ, जितना पढ़ाई करो, उतना टाइम जाएगा। तो आपको प्रोविजन अच्छे से ऊपर से समझ लेने हैं और फिर सीधा क्वेश्चंस पर आ जाना है, और क्वेश्चंस जितने हो सके उतने ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर एक एडजस्टमेंट में प्रोविजन तो आएगा ही, तो वहां पे तो आपका प्रोविजन का रिविजन वापस हो ही रहा है। ठीक है, तो आप रिविजन वीडियो यूज कर सकते हो, मैं बनवर सर के यूज करता था। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द ट्रेंड and focus on more important topics, as 50% of the paper comes from PGBP, TDS, charitable trust and international taxation. Hence do these topics properly. Past trend predict करो, और DT के पेपर में तो आपके 50% पेपर का ट्रेंड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। पीजीबीपी का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए, तो उसके जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है 8-10 मार्क्स के कॉमन एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हर पेपर में दिखते हैं। तो पीजीबीपी के जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी के जो 5-6 मार्क्स के वो शायद नए एडजस्टमेंट्स हो गए या फिर अमेंडमेंट से रिलेटेड हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पीजीबीपी का हो गया। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। टीडीएस एग्जाम में 8 से 10 मार्क के लिए आता ही है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इंटरनेशनल टैक्स 30 मार्क्स का है, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन पे अगर आप अच्छे से फोकस करते हो तो वो तो 30 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को आप पहले कवर करो, इन्हें अच्छे से सॉल्व करो, तो क्या आपका डीटी का हाफ पेपर है, 50% पेपर, वो तो सिक्योर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग एमसीक्यू फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, जस्ट सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपीआरटी ओनली इफ यू हैव टाइम। मैंने एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया था, मैंने डीटी में एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया था, फिर भी यू माइट बी शॉक कि मुझे डीटी के पेपर में एमसीक्यूज में 29 मार्क्स आए थे 30 में से, बिना सॉल्विंग एनी एमसीक्यू। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं एमसीक्यू सॉल्व मत करना। मुझे डीटी के पेपर में 80 मार्क्स आए थे, दिस वाज हाईएस्ट अमंग ऑल दी 8 पेपर्स। 80 ये आए और एमसीक्यू में 29 आए विदाउट सॉल्विंग एनी एमसीक्यू। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि एमसीक्यू सॉल्व मत करो, टाइम स्पेंड योर टाइम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड प्रोविजंस, क्योंकि उसी में से कोई के क्वेश्चन एमसीक्यू में वो लोग उठा के डाल देंगे और फिर एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने, प्रोविजन समझने, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम बिगाड़ना नहीं है। नेक्स्ट, इफ यू कैन रिमेंबर सेक्शन नंबर्स देन गुड, बट इफ यू कांट don't worry at all, they are not important for exam. section numbers just help you to recall provisions better. DT में अगर आपको सेक्शन नंबर्स याद नहीं रहते हैं तो don't worry, it's fine, उसके मार्क्स एडिशनल आपको कुछ नहीं मिलने वाले। तो याद रहते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि अगर ये याद रहेंगे तो आपको प्रोविजन रिकॉल करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर सेक्शन नंबर याद नहीं रहते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको सिर्फ प्रोविजन पता होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट, you must know all the tax rate, TDS section number and TDS rates with conditions properly. आपको टैक्स रेट सब अच्छे से पता होने चाहिए। सेक्शन नंबर नहीं पता हो तो चलेगा, लेकिन टैक्स रेट्स गलत नहीं करना। टैक्स रेट्स हो गया, फिर जो भी आपके सर चार्जेस है तो वो सारे, मार्जिनल रिलीफ है तो वो आपको पता होना चाहिए, और टीडीएस के सेक्शन नंबर जरूरी है। टीडीएस के सेक्शन नंबर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, टीडीएस के टैक्स रेट्स आपको पता होना चाहिए, और टीडीएस में जो कंडीशंस एप्लीकेबल है वो भी सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर का एग्जामिनेशन कहां पर है? बाकी सारे चैप्टर्स में, टीडीएस में नहीं। टीडीएस के सेक्शन नंबर्स आपको पता होना चाहिए और वो आपको एग्जाम में लिखने ही है। ठीक है, नेक्स्ट,
be time bound and don't waste a lot of time on a single topic. Be quick in completing the syllabus. एक तो IDT एकदम वास्ट है, IDT भी वास्ट है, वो स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने वहां पे ये सारे टिप्स शेयर किए। DT ऑलरेडी बहुत वास्ट है, उसमें अगर आप MCQ सॉल्व करते हो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। एक एक टॉपिक को लिमिटेड टाइम दो, वो टाइम में जितना फास्ट खत्म होता है उतना फास्ट खत्म करके स्किप करो, क्योंकि डीटी कैसा है, अगर आप करते गए ना तो करते ही जाओगे, वो खत्म ही नहीं होगा। तो यू हैव टू सेट अ टाइम, यू हैव टू सेट अ टारगेट, और वो टारगेट में जितना हो सके उतना क्विकली करके खत्म करो, तभी जाके डीटी खत्म होगा, वरना आप डीटी करते ही रहोगे। ठीक है, तो जो आपका 1.5 डेज का प्रिपरेशन टाइम है उसमें भी आपको यही करना है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे वो ही करो, क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करो, और जितना हो सके उतना फटाफट आप क्वेश्चंस उड़ाते चलो। नेक्स्ट, केस लॉस शुड बी डन, सो गिव सम टाइम टू इट। केस लॉस इंपॉर्टेंट है, कई बार केस लॉस में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना। लेकिन कैसे पढ़ोगे केस लॉ? रिमेंबरिंग नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट नो द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन्स ऑफ इट। केस लॉ का नाम अगर आपको पता नहीं है तो चलेगा, नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स ऑफ द केस है और उसका क्या कंक्लूजन आया था वो आपको पता होना चाहिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो आपको सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन याद रखना, शायद उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया 4 to 6 मार्क का, तो आप वो अच्छे से लिख पाओगे, बिकॉज क्वेश्चंस कम फ्रॉम इट कई बार। In 1.5 days before the exam, try and cover maximum possible topics as quick as possible. 1.5 days है, टाइम कम है, तो हमें सब कुछ कवर करना है, तो कैसे करेंगे? जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो कॉन्सेप्ट्स रीड करने में। 1.5 डेज में कॉन्सेप्ट रीड करने जाओगे तो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, और क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाओगे तो कॉन्सेप्ट्स नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, जितने प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसमें क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी करो, क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन है तो आपका वहां पे प्रोविजन का रिविजन हो जाएगा। और जो थियरी टॉपिक्स है जिसमें क्वेश्चन नहीं है, तो वो थियरी टॉपिक्स में ट्राई एंड रीड, जहां से आपका ज्यादा थियरी कवर होता है ना उतना कवर कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं चैप्टर पूरा रीड कर लूं थियरी का, वहां से मेरे थियरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चंस में सारा थियरी कवर्ड है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लूंगा तो चलेगा, तो क्वेश्चन पढ़ लो। डीटी वास्ट है इसलिए थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, नॉट सिलेक्टिव फॉर चैप्टर्स। चैप्टर्स तो सारे कवर करने, लेकिन सारे चैप्टर्स में आइदर क्वेश्चंस या थियरी। मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, तो आपका पूरा सिलेबस 1.5 डेज में कवर होगा। और जितना आप 1.5 डेज में कवर करोगे ना उतना ही आपको एग्जाम में याद आएगा और ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ये मुझे 80 मार्क्स आए 100 में से, इसीलिए आई एम टेलिंग कि आपको सारे टॉपिक्स एटलीस्ट 1.5 डेज में तो देखकर जाना ही है। ठीक है, थोड़ा फास्ट रहना, थोड़ा क्विक रहना, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर करके जाना। अभी यहाँ पे कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है। सबसे पहला, रीड एंड एनालाइज योर पेपर इन 15 मिनट्स। पेपर में जो आपको 15 मिनट दिए है ना रीडिंग टाइम, वो टाइम पास करने के लिए नहीं दिया है, वो क्रूशियल है। तो आपको ये 15 मिनट का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंच जाना, एटलीस्ट 1:30 को आपको पहुंच जाना है, सो दैट 5-10 मिनट्स यू हैव, यू कैन रिलैक्स ऑन योर सीट, यू कैन बी कंफर्टेबल विद दैट। एंड फिर जब भी आपको पेपर हाथ में आता है तो 15 मिनट का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, सारे क्वेश्चंस के एक बार ग्लांस थ्रू करो, और जो आपको अच्छे से पता है, जो बेस्ट क्वेश्चंस है उससे उन्हें आप अटेम्प्ट करो, उन्हें सिलेक्ट कर लो कि भाई मुझे 1, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट द क्वेश्चन विथ विच यू नो द बेस्ट। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से पता है ना उससे स्टार्ट करो, लेकिन पीजीबीपी के क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना। पीजीबीपी का क्वेश्चन भले आपको आता है, भले सारे एडजस्टमेंट्स आपको पता है, फिर भी पीजीबीपी के क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना। उसमें बीच में कहीं ना कहीं ना वो लोगों ने कुछ एक ट्रिकी एडजस्टमेंट डाल दिया होगा जिसकी वजह से आप अटक जाओगे, और पहला ही क्वेश्चन अगर अच्छा नहीं हुआ तो आगे वो मोमेंटम बिल्डअप नहीं होगा। इसीलिए आपको कितना भी इजी लगे, लेकिन पीजीबीपी के क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना है। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उससे आप स्टार्ट करो। दूसरा, ICI gives stepwise marks, hence do not skip the steps. Each step should be mapped either by a working note or some relevant provision. ICI stepwise marking देता है, इसीलिए 2-3 स्टेप अगर आपने एक्स्ट्रा लिख लिए ना तो चलेगा, लेकिन कोई भी स्टेप स्किप मत करना। सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, भले वो फालतू स्टेप हो या इंपॉर्टेंट स्टेप हो, आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में कौन से स्टेप के मार्क है वो हमें नहीं पता, लेकिन ICI स्टेप वाइज मार्क देता है, तो सारे स्टेप्स लिखो, और सारे स्टेप्स शुड बी आइदर मैप्ड विद अ वर्किंग नोट और विद सम रेलेवेंट प्रोविजन। यू हैव टू बॉक्स योर फाइनल आंसर। जो आपको फाइनल आंसर आ रहा है ना डीटी में, समझो टैक्स कैलकुलेशन है या फिर टैक्स रेट जो भी है, उसको अच्छे से बॉक्स करो ताकि एग्जामिनर को दिखे फाइनल आंसर क्या है। एंड अंडरलाइन मेन पॉइंट्स इन द प्रोविजन। कोई भी आपने अगर प्रोविजन लिखा है, कोई बड़ा थियरी क्वेश्चन है, तो उसमें जो जो मेन आपके प्रोविजन है, मेन पॉइंट्स उसे अच्छे से अंडरलाइन करके आना। एक्सप्लेनेटरी नोट्स इन बिग क्वेश्चन कैन बी रिटन बिलो ईच लाइन आइटम ऑफ योर आंसर टू सेव योर टाइम। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब भी क्वेश्चन लिखते हो तो हर एक स्टेप में आपको या तो प्रोविजन लिखना है या तो वर्किंग नोट लिखना है। अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन है तो उसका सेपरेटली वर्किंग नोट बनाओ, और वर्किंग नोट आपका क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद लिखो, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3। लेकिन जो बड़ा पीजीपीपी का क्वेश्चन है उसमें अगर आपको घड़ी घड़ी वो पेज टर्न करके वर्किंग नोट लिखने नहीं जाना है, तो व्हाट यू कैन डू,
हर एक स्टेप के नीचे ही एक ब्रैकेट बना के लिख लो। समझो कोई एक्सपेंस है जो डिसअलाउ हो रहा है, तो आपने वहां पे एक्सपेंस माइनस कर दिया और वहीं पे एक ब्रैकेट बना के लिख दो कि सिंस दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस हेंस इट इज डिसअलाउड। तो हर एक स्टेप पे ही पैराग्राफ बना बना के आप वो व्हाट वी कॉल प्रोविजंस लिख सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। मैंने मेरे सर्टिफाइड कॉपीज भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक डाली है, वहां पे है, तो आप एक बार मेरा सर्टिफाइड कॉपी देख लो, वहां पे मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, तो शायद वो आपको हेल्पफुल होगा। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स आप हर एक स्टेप के नीचे ही ब्रैकेट बना के लिख सकते हो, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। कोड सेक्शन नंबर्स ओनली इफ यू नो, दे विल डिडक्ट मार्क्स इफ यू कोड रॉन्ग सेक्शन नंबर्स। सेक्शन नंबर आता है तो लिखो, उसके कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत लिखा तो मार्क्स काटेंगे, इसलिए रॉन्ग सेक्शन नंबर्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं। Make your answers easy to read for the paper checker. That is, your paper should be neat and main point should be underlined. एग्जामिनर को जितना आपने इजी करके दिया ना आपका पेपर चेक करने के लिए, उतना देयर इज अ टेंडेंसी कि वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। तो एग्जामिनर के बारे में सोचो, उसके साइकोलॉजी के साथ खेलो। पहले जो आपने क्वेश्चंस लिखे ना वो अच्छे से लिखो। पहले 2-3 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे लिखे हैं और एग्जामिनर को आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये बंदे को अच्छे से सब सब्जेक्ट आ रहा है, ये अच्छे आंसर्स लिख रहा है, तो देयर इज अ हाई चांस कि आगे जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं ना उसमें आपने कुछ प्लस माइनस किया होगा, फिर भी वो अगर आपको 10 में से 5 मार्क्स देने वाला होगा तो शायद 10 में से 6 दे देगा। और ये 1-2 मार्क करके वो अगर ज्यादा हो जाता है तो यू नेवर नो, आप शायद पास हो जाओ, एग्जामिशन आ जाए या फिर रैंक आ जाए। इसीलिए एग्जामिनर के लिए पेपर चेकिंग की जर्नी इजी करो तो वो आपकी सीए में पास होने की जर्नी इजी कर देगा। Write question number and sub question number very clearly. Start new question on a new page. आप क्वेश्चन नंबर लिखते हो तो क्लियरली लिखो। एक तो नंबर्स है पूरे पेपर में, उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर भी ढंग से नहीं लिखा है तो वो पूरा नंबर्स वहां पे मिक्सअप हो जाएगा। एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन नंबर अच्छे से नहीं दिखता है तो वो मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो तो ऊपर टॉप में ही आपको बॉक्स करके क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन 5A तो बॉक्स कर दो, आपने 5B स्टार्ट किया तो लिखो वापस क्वेश्चन 5B और बॉक्स करके लिख दो। क्वेश्चन नंबर तो क्लियर रखो, फिर एग्जामिनर आपका आंसर क्लियरली देखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर में कोई भी मस्ती नहीं करना है। लास्ट, यू नीड टू बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट बिकॉज पेपर आर लेंथी एट टाइम्स। डीटी सब्जेक्ट वास्ट है, पेपर भी शायद लेंथी हो सकता है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा फास्ट रहना है। एमसीक्यूज आपको 35 to 40 मिनट्स में खत्म करने हैं। अगर 35-40 मिनट्स में खत्म नहीं होते हैं और 2-3 एमसीक्यूज बाकी है तो एक बार आपका थियरी पेपर पूरा खत्म कर लो, फिर वापस आके एमसीक्यूज पर टाइम देना। लेकिन एमसीक्यूज में 1 घंटा मत दे देना, फिर आगे जाके आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसके लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट 100% पेपर। पेपर छोड़ना नहीं, जो आता है लिख के आ जाओ, जो रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं लिख के आ जाओ, शायद वो सजेस्टेड आंसर से मैच हो जाए और आपको 1-2 मार्क मिल जाए। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है पेपर में, सब कुछ लिख के आना है और टाइम बाउंड मैनर में लिखना है। 1 मार्क इज इक्वल टू 1.7 मिनट्स। ये आप फॉलो करके अच्छे से आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, तो आप भी जरूर डीटी के पेपर में एग्जामिशन लाओगे, ठीक है। सो वंस अगेन ये पूरी स्ट्रेटेजी, आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. All the very best for your exams. I am very sure that you will clear with flying colors and become CA in this attempt. ठीक है? So keep smiling, be happy, keep studying, stay motivated. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.